अंत तब जब हुआ जब लोगों ने जलाने के लिए केरोसिन तेल तक मेरे पूरे बॉडी पर डाल दिया था, लेकिन पड़ोसियों ने आकर के बचाया था। तो उसके लिए मरने के सिवा कुछ चारा नहीं। हमने भी कई बार सुसाइड करने की कोशिश की थी कि बेटा होगा तब इसको ले जाएंगे, बेटी में हम इसको नहीं ले जाएंगे। अकेली एक लड़की का, वो भी पर्सनैलिटी से ठीक ठाक है, उसके लिए एक समाज में अपने आप को स्थापित करना, वो भी परित्यक्ता के नाम पर, कितना टफ होता है। और उसकी गोद में जब 2 महीने की 1 महीने की बेटी हो। मेरा जन्म नवरात्रि के सप्तमी के दिन हुआ है। मेरे घर में 4 बच्चे हुए और वो डेथ कर गए। मेरे शरीर के किसी अंग पर ऐसा नहीं है जिस पर आज भी मार के और चोट के निशान मेरे बॉडी पर नहीं है, लेकिन वो सारे चोट आज मुझे बहुत संबल देते हैं। वो ये कहते हैं हर एक चोट मुझे वापस खड़ा होने की ताकत देता है। मेरे हस्बैंड रहे, उन्होंने ये कह करके इसको कह दिया कि मेरे अंदर इतनी मर्दानगी है कि मुझसे बेटा पैदा होता, बेटी तुम कहीं और से लाई हो। मेरी बेटी ने आज तक मेरे पिता को नहीं देखा क्योंकि उन लोगों ने कभी उसको स्वीकार नहीं, उन लोगों ने स्वीकार ही नहीं किया। क्या? नमस्कार मित्रों, द पॉलिटिकल पंडित में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिवपूजन झा और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सुषमा साहू जी। आप भाजपा की नेत्री हैं, बहुत स्वागत करते हैं सुषमा जी हम आपका। और अभी देख रहे हैं कि इन दिनों सुर्खियां बटोर रही है राहुल गांधी जी का एक बयान, सरेंडर नरेंद्र। आपको क्या लगता है ये जो बयान दिया गया है कांग्रेस को कहीं बूमरैंग करेगा? देखिए, राहुल जी के बारे में कुछ भी कहना ना, हमको तो उस समय बेफिजूली लगता है। उन्होंने शायद सरेंडर नहीं बोल करके बवंडर बोला होगा, लोगों को समझ नहीं आया होगा, क्योंकि सरेंडर तो सवाल ही पैदा नहीं होता। नरेंद्र मोदी जी देश में एक बवंडर की तरह है, और वो वैसे बवंडर है जो अपने साथ विपक्ष को तो बहा करके ले ही गए, और जो दुश्मन देश है उनकी भी हवाइयां फाफता है। आज जो परिस्थितियां देश में पैदा हुई, हमारे 28 निर्दोष जो सैलानी थे, जो घूमने गए थे परिवार के साथ एक नए खुशनुमा माहौल में, जिस कश्मीर के बारे में लोगों की बहुत सारी अवधारणाएं थी, उन अवधारणाओं की समाप्ति 370 के बाद एक नए परिवेश का जन्म हुआ था, एक सुखद माहौल का जन्म हुआ था। उसमें लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते। ऐसी जगह पर ऐसी जघन्य अपराध करने वाले जो देश और उसमें जो संलिप्त लोग हैं, ऐसे अपराधी, वह मुझे तो लगता है कि शायद राक्षस भी 4 बार सोचता होगा। ऐसे क्या सोच रही होगी राहुल गांधी की जब इस तरीके का बयान देते हैं? आप देखिए कि हमने तमाम वो एविडेंस दिया दुनिया के समक्ष, सैटेलाइट इमेजेस हों, हमारे आर्म्ड फोर्सेस बार बार जो इस तरीके के पिक्चर्स ये कर रहे हैं, इसके बावजूद ये सरेंडर वाली बात कहाँ से आ गई? क्यों राहुल गांधी बार बार इस तरीके की बात कहते हैं कि भाई ट्रंप के कॉल के बाद घुटने टेक दिए मोदी ने? आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो थिंक टैंक बैठा है राहुल गांधी के पीछे शायद प्रॉपर होमवर्क नहीं करता है? एग्जैक्टली, मैं वहीं आना चाह रहे थे। मुझे तो इतनी बड़ी पार्टी, उनके सलाहकार कैसे कैसे हैं, कौन उनको आइडियाज देता है, कौन उनका जो पूरा जो बनाता है लिखने के लिए, लिख करके जो देता है, चाहे उनको दिमाग में कुछ भरता है कि सर यहाँ पर ऐसे बोलना है, वहां ऐसे, माने हमको तो कुछ समझ में नहीं आता है। इतने बड़े बड़े कांग्रेस में बड़े बड़े दिग्गज है, आज के समय में भी दिग्गज है, फिर ऐसी चीज को, मतलब हम राहुल गांधी जी को हम यही कहते हैं कि ऐसी मिसाइल है जो न कभी लॉन्च होगी और न कभी लॉन्च हुई है और न कभी लॉन्च होगी, हमेशा वो फुस हो जाती है। चाहती है फुस कहाँ होते हैं, हर बार तो भाजपा को फायदा पहुंचा जाते हैं। तो फुस अपनी टीम के लिए फुस है ना, अपने दल के लिए फुस है, वो कांग्रेस पार्टी के लिए है, क्योंकि जब भी उसको लॉन्च करती वो एकदम समाप्त हो जाते हैं। उनका तो मुझे तो कभी समझ में ये नहीं आता है कि राहुल गांधी जी के लिए क्यों इतना एफर्ट कांग्रेस लगा रही है। पार्टी में बहुत बड़े बड़े दिग्गज नेता, उनके ऊपर अब क्यों नहीं अब हाथ बढ़ा, तो एक सब दरकिनार होते चले जा रहे हैं। दरकिनार किया जा रहा है, दरकिनार किए नहीं, वो हो नहीं रहे। आपको क्या लगता है एक ऐसा व्यक्ति, मान लीजिए आप ही के घर में, चाहे हमारे ही घर में
एक व्यक्ति जो पूर्ण रूपेण निष्क्रिय है और एक बच्चा IITian है या अच्छी तरीके से अपने आप को कवर अप कर पाता है या समाज में अपने आप को स्थापित कर सकता है, उसको हम साइड करके हम एक ऐसे बच्चे को जो डम बच्चा है उसको हम आगे उसको बढ़ाने के लिए हम अपना पूरा एफर्ट लगा देते हैं। तो क्या हम ये नाइंसाफी नहीं कर रहे हैं? जो बच्चा अपने आप को खुद से स्टैब्लिश कर सकता है उसको इग्नोर करके, और ऐसा व्यक्ति जो कभी स्थापित हो ही नहीं सकता, उनका आज तक का कोई एक ऐसा स्टेटमेंट बता दीजिए जो कांग्रेस के लिए हितकर तो हो ही, देश के लिए भी हितकर हुआ हो। लेकिन सवाल तो ये है कि कांग्रेस में $1 मिलियन क्वेश्चन यही है कि हु विल बिल्ड द कैट, कौन बताएगा कि बहुत हो गया लॉन्चिंग राहुल जी का, तो किसी दूसरे को मौका मिलना चाहिए। जब तक उनकी माता जी हैं, ये मातृ प्रेम, ये पुत्र प्रेम, ये दोनों जब तक बंधा हुआ है तब तक मुझे नहीं लगता कि होगा, क्योंकि सोनिया जी का एक सिंगल आधार विश्वास राहुल जी है और राहुल जी उनकी आकांक्षाओं पे खड़े नहीं उतर रहे। तो इन दोनों परिस्थितियों में तारतम्य है नहीं। वो जैसे माननीय लालू जी का ही देखिए, लॉन्च करते हैं, कर रहे हैं, ठीक है, कम से कम कुछ तो, हम तो क्या लगता है कि राहुल गांधी जी को अब तो तेजस्वी यादव से भी जेलस होने लगेगा कि कम से कम लालू जी कुछ करते हैं। आपसे करना ही चाह रहा था, कुछ तो हाल के दिनों में तो देख रहे हैं कि ताबड़तोड़ राहुल गांधी दौरा कर रहे हैं बिहार का। लेकिन मैं एक चीज देख रहा हूं कि इंडिया गठबंधन की बातचीत तो होती है लेकिन कार्यक्रम बिल्कुल अलग अलग हैं। तेजस्वी यादव अलग कार्यक्रम करते हैं, राहुल गांधी का कार्यक्रम बिल्कुल अलग होता है। कन्हैया पद यात्रा शुरू कर देते हैं और राहुल गांधी आते हैं बिहार की धरती पर, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधन करते हैं। कहीं पर तो 1-8 किलोमीटर चल करके वो क्या कहते हैं कि वो पैदल रोड शो भी एक तरीके से कर देते हैं। हो क्या रहा है आपको इंडिया गठबंधन में, क्या होता हुआ दिख रहा है? कि दो बातें हैं सुषमा जी जो मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि जैसे ही कन्हैया कुमार की पदयात्रा शुरू होती है तो मुझे शायद एक फीलिंग जो मैं गैदर कर पाया कि कांग्रेस आखिरकार वो जग गई है, जैसे उत्तर प्रदेश में जगी थी 2017 के पहले 16 में खाट पे चर्चा शुरू करके। तो मुझे लगता है कांग्रेस जग गई है। अब कांग्रेस को याद आ गया 1989 के पहले का दौर जब बैसाखी की जरूरत नहीं होती थी और शायद इस बार कांग्रेस कुछ कर जाएगी। एक बात से तो आप इत्तेफाक रखेंगे खास करके बिहार में कि कैडर बेस बहुत बड़ा हुआ करता था कांग्रेस का, मैक्सिमम वोटर्स उनके होते थे, तमाम सीटों पर कांग्रेस काबिज हुआ करती थी। एक दौर अब आ गया कि ऐसी बैसाखी की जरूरत होगी, इस बार शायद 70 मिले भी ना मिले। तो जो भी पोस्चरिंग आपने देखा हाल के दिनों में, राहुल गांधी का बार बार आना, कन्हैया कुमार, कृष्णा लावरू, एक तरीके से दूरी लालू परिवार से, ये कवायद सब क्यों? देखिए, खुद को स्थापित करना, बिहार में कांग्रेस का अस्तित्व लगभग समाप्ति की ओर है। इस चीज को स्वीकारना, वो जितनी जल्दी स्वीकार कर ले वो उनके लिए बेहतर है। लेकिन अपने अस्तित्व को दिखाना, क्योंकि वो देखिए अस्तित्व विहीन होते जा रहे हैं, लेकिन मैं जिंदा हूं, कहते ना मैं जिंदा हूं, ये एहसास कराने के लिए वो बार बार उनका भ्रमण करना होता है और बार बार आकर के कुछ ना कुछ एक्टिविटी वो कर ही जाते हैं, कांग्रेस को लोग कर ही जाते हैं कि एक ऐसी अमिट छाप छोड़ जाते हैं कि आम जनता जो अपने आप को कहेंगे कि मैं बहुत लेमैन, उसके मन मस्तिष्क को भी झकझोर देता है कि ये कब सुधरेंगे, ये कब बड़े होंगे। अभी दशरथ मांझी जी के घर गए थे, आप मतलब क्या कहें, आप उनके घर कुछ चंद मिनट के लिए गए वार्तालाप के लिए, आपने वहां टॉयलेट बनवाया, तो टॉयलेट बनवाया तो रहने देना था ना, कम से कम उनका परिवार तो कम से कम उस चीज को उपभोग करता। आप पूरा बोरिया बिस्तरा के साथ टॉयलेट उठा करके ले गए। आप जिस होटल से उतरे थे, होटल में उतरे थे, वहां फ्रेशन अप हो जाते हैं जैसे सभी माननीय करते हैं, फ्रेशन अप होकर के किसी गरीब गुरबा के घर में या किसी माननीय के घर में या किसी एक ऐसे आयरन पुरुष के घर में आप जा रहे हैं, तो आप उनके घर में जाकर के आप वहां पर एक शौचालय बनवा लिया। ऐसा क्या खा लिया था कि आपको तुरंत शौचालय की आवश्यकता? शौचालय समेट के ले भी गए और बोरिया बिस्तरा सहित, जिसको कहते हैं ना बोरिया बिस्तरा सहित समेट करके उठाना, पूरे टॉयलेट का अस्तित्व ही वहां से उखाड़ लिया। मतलब इसके पहले राहुल गांधी आते थे तो मटन बनाने भी सीखा करते थे। देखिए, वो जिंदगी में सीख नहीं सकते, सीखने की प्रवृत्ति उनके अंदर है। तो दे रहे थे कि लालू से बहुत नजदीक है। नहीं, देखिए सीखने वाला व्यक्ति का, कहते हैं ना कि जो आदमी होता है ना बचपन से उसका, कहते हैं ना होनहार बिरवार के होत चिकने पात, ये एक बड़ा एक सटीक
उन पर बैठता है। जो बच्चे बचपन से अपने बारे में बता देते हैं कि वो किस तरह के कुल श्रेष्ठ हैं, पर इनका आज तक का कभी कोई एक्टिविटी कभी नहीं रहा, कोई एक ऐसा परिचय, कोई एक उदाहरण पूरे भारतवर्ष के भ्रमण के बाद भी। एक बार बहुत लंबा भ्रमण किया उन्होंने, उनको लगा कि मैं पूरे भारत में मैंने अलख जगा दी है और पूरा भारत कांग्रेस में हो गया। पत्रकारों तक की जात पूछने लगे, बहुत जोर डाल रही है कांग्रेस। देखिए एक्चुअली क्या है, जब वो जो व्यक्ति अपनी ही जात नहीं जानता हो तो वो दूसरे की जात को हमेशा ही पूछेगा, क्योंकि वो खुद उसको कोई कटघरे में ना खड़ा कर दे, इससे पहले वो दूसरों को कटघरे में खड़ा करने का एक आदी हो जाए। उनके हाथ से आपने तो वो मुद्दा भी छीन लिया उनके हाथ से। वो तो अच्छा खासा चाह रहे थे कि भाई देखिए, अगर बिहार के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो एमवाई समीकरण की बात कही जाती है, यानी कि 30-31% से तो बैटिंग शुरू भी करती है राजद या महागठबंधन में अलायंस की हम बात कर लें। और मनसा तो कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि अगर हिंदू वोट डिवाइड हो जाता है तो उनकी बल्ले बल्ले हो सकती है, तो कास्ट सेंसस पे काफी जोर डाला। अब ये मुद्दा भी आपने छीन लिया उनके हाथ से। देखिए मुद्दा तो मैं एक ही प्रश्न करती हूँ, ये सबसे इस प्रश्न का अगर मुझे उत्तर मिल जाए तो मुझे लगता है कर्नाटका में जो सेंसेक्स हुआ जाति, उसको क्या उन्होंने उजागर करवाया? सरकार उनकी थी। अगर वो इतने ही संजीदा रहते तो फिर इन चीजों पर उन्होंने अपनी पहल क्यों नहीं दिखाई, अपना प्रेजेंस क्यों नहीं दिखाया? आप कहते हैं ये होना चाहिए, लेकिन जब मेरे पाले में गेंद है तो हम उसको किक नहीं करेंगे, हम उसको गोल करने के लिए कदम नहीं बढ़ाएंगे। विपक्ष में बैठते हैं तो विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। जब देखिए वो हमेशा विपक्ष में ही रहेंगे। जो उनका व्यवहार है, जो उनका आचार और विचार है, उनको कभी भी सत्ता में आने नहीं देगा। जब तक कांग्रेस इस पर पुनर्विचार नहीं करेगी कि मुझे यहाँ एक परिवर्तन की आवश्यकता है, परिवर्तन वो हर जगह करना चाहते हैं लेकिन अपनी पार्टी में वो परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं, और जब तक ये परिवर्तन नहीं होगा कांग्रेस अस्तित्व विहीन, और जिसको बिल्कुल को कहिए कि अस्तित्व विहीन हो जाएगा। अच्छा, बिहार के संदर्भ में थोड़ा सा हम चाहते हैं कि आप बातों को रखें, पर्सपेक्टिव में रखें सुषमा जी। सबसे बड़ी बात ये है कि पिछली बार 70 सीटें कांग्रेस को, स्ट्राइक रेट बहुत कमजोर था कांग्रेस का। आपको लग रहा है कि ये तमाम कवायद के बावजूद कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव कांग्रेस को इस बार औकात दिखा करके मानेंगे? डेफिनेटली, क्योंकि जो परिस्थितियां अभी दिख रही है, राजनीतिक माहौल है, क्योंकि किसी भी आरजेडी के कार्यक्रम में कांग्रेस की पहुंच ना होना, सभी का अलग अलग, इंडिया अलायंस की भी हम बात करेंगे, सभी का अलग अलग सुर, अलग अलग राग, अलग डफली बज रही है। कोई एक दूसरे को नेता मानने के लिए तैयार नहीं है। और जब भी आप किसी तरह के अलायंस करते हैं उसमें किसी एक का नेतृत्व आपको स्वीकारना होता है। जैसे हम लोग यहाँ एनडीए में, हम लोग कम रहे या ज्यादा रहे, हमने नीतीश कुमार जी को अपना नेतृत्व का हेड माना और आज उनके नेतृत्व में हम बिहार को आगे बढ़ा रहे हैं। आज पूरे पटना में जो परिस्थितियां दिख रही है, मतलब एक सड़कों का जाल, पुलों का जाल, मेट्रो जाना और इतना कुछ, बहुत सारी चीजें हैं जिसको मतलब ड्रामेटिक चेंज। मैं कल पटना से बाहर निकली थी, मैं कुछ चीजों को तो देखकर मैं खुद से हतप्रभ थी। मैं बहुत दिनों के बाद गई थी, मुझे लगा इतना परिवर्तन। छपरा जाती थी 4 घंटा, 3.5 घंटा, 4 घंटा, मैं 1.5 घंटे में पहुंच गई। तो मुझे लगा कि मैं तो थोड़ा भी बहुत बिफोर पहुंच गई। तो इतना परिवर्तन हो गया। इस परिवर्तन को बिहार स्वीकार कर चुका है। पलायन की बात है, लोग कहते हैं कि पलायन कर रहे हैं, कांग्रेस ने यही बहुत बड़ा मुद्दा भी बना रखा है कि पलायन पलायन पलायन। हमने कहा कि पलायन भी बहुत रुका है। अब इतनी चीजें, इतनी व्यवस्थाएं, महिलाओं के पास इतना जॉब है, परिवार के पास जॉब है, जब जॉब नहीं रहता तब ना, आज इतना रिक्रूट से तो मैं इत्तेफाक रखता हूं कि नीतीश कुमार ने एक तरीके से इतिहास रचा, एनडीए ने, पूरे एनडीए को हम इसको मान के। हालांकि तेजस्वी यादव भी बार बार कहते हैं कि उनकी वजह से इस तरीके से बम पर बहाली निकली शिक्षा विभाग में, ये तो मैं मानता हूं, और ये एक चुनावी मुद्दा भी बहुत होना है। लेकिन अभी हम विषय से विषयांतर नहीं होंगे, कांग्रेस के मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि कांग्रेस को इस बार 70 सीटें मिलेगी? गौर करेंगे आपके, अभी लेफ्ट की भी मांग शुरू हो गई, लेफ्ट का स्ट्राइक रेट हमेशा बेहतर रहा है, उनकी भी मांग शुरू हो गई है कि उनको भी तकरीबन 40 से 50 सीटें डेफिनेटली मांग करेंगे। अब एक क्योंकि 19 में हाँ, एक और बात है यहाँ पर कि मुकेश सहनी भी इसी खेमे में आ गए हैं। आपको याद है ना वो मौर्या होटल का प्रेस कॉन्फ्रेंस, जब मुकेश सहनी
बीच प्रेस वार्ता में बाहर निकल गए और साफ तौर से कहा था, निकल गए या निकाल दिए गए? नहीं, साफ तौर से उन्होंने ये कहा कि छुरा घोंपा है हमारे साथ। बिल्कुल। जब उनको सीटें ही नहीं मिली, मुकेश सहनी उसके बाद हेलीकॉप्टर में नजर आते हैं, कभी मछली खाते हुए, कभी उसका संतरे का रंग दिखा करके उसका भगवा कोनोटेशन निकाल रहे हैं। तो मुकेश सहनी की भी अपनी पॉलिटिकल एस्पायरेशंस हैं, वो तो उनकी पार्टी तो 60 सीटों की मांग कर रही है। तो होता क्या दिख रहा है आपको महागठबंधन में? सीट बंटवारे को लेकर के सिर्फ फुटोवल की स्थिति पूरी रहेगी? अभी ज्यादा नहीं, 1 महीने और इंतजार करिए ना। ये लोग जो अभी एक डफली और एक राग की बात कर रहे हैं एक पटल पर आकर के, ऐसा होगा कि डफली का जो ऊपरी सतह वो भी फटेगा। जो परिस्थितियां हैं वहां महत्वाकांक्षी लोग बैठे हुए हैं, वो बिहार राज्य की विकास की बातें नहीं हो रही है। खुद के में स्वयं का कितना विकास हो सकता है उसके लिए वहां महत्वाकांक्षी लोग बैठे हैं। देखिए, महत्वाकांक्षा होना बुरी बात नहीं है, हर व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है, लेकिन राज्य के विकास और देश के से इतर कुछ भी नहीं होना चाहिए। लेकिन आज परिस्थितियां जो बन गई है वही हो गई है कि चाहे वो मुकेश जी हो, चाहे, क्योंकि आप जिस होटल की बात कर रहे हैं, जिस होटल से वो निकल करके आए थे कि मेरे पीठ पे छोड़ा, हम लोग भी उस चीज को देख रहे थे और बहुत हस्तप्रभ थे कि एक बीच सभा से, एक पूरे प्रेस के बीच से उठ करके, हमको तो लगता है कि उस समय वो निकले नहीं, निकाले गए थे। लेकिन तो दरवाजे खुले रखे थे उनके लिए उस वक्त, देखिए इस बार भी खुला रहेगा क्या? अभी तो जो परिस्थितियां हैं, जो उन लोगों के बीच में तारतम्यता बनाने की कोशिश की जा रही है, वो तार कभी नहीं जोड़ सकता। कौन आएगा नहीं आएगा ये भविष्य तय करेगा। किसको देख रहा हूँ कि भाजपा खुल के उनके खिलाफ कभी भी मुखर नहीं है। नहीं, ये मैं आज के दिन फोरकास्ट नहीं करूंगी क्योंकि बड़े नेतृत्व को ये निर्णय लेना है। लेकिन इतना जरूर है कि मुकेश जी जो अपना भविष्य तलाशने की वहां कोशिश कर रहे हैं, एक बार पीठ पे छोड़ा पड़ा है। इस बार जब अभी सीट का बंटवारा होने दीजिए ना, लालू जी और तेजस्वी जी कदापि भी नहीं मिल जाएंगी उनको। नहीं, ये तय मैं नहीं कर सकती, ये मेरे से इतर है और ये शीर्ष नेतृत्व ही तय करता है, केंद्र नेतृत्व, बिहार नेतृत्व ही तय करेंगे। दरवाजे खुले हैं मुकेश सहनी के लिए। देखिए, किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं होते। राजनीतिक में आकांक्षाओं की या फिर उम्मीद का बिल्कुल एक रास्ता हमेशा खुला रहता है किरण आने के लिए। अभी जो बिहार के विकास की बात करेगा वो हमारे साथ आएगा। देखिए, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का स्लोगन भी जबरदस्त चल रहा है इन दिनों बिहार में। और आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान, द वे ही इज कैरिंग हिमसेल्फ, और जो मैच्योरिटी दिखाई है, पॉलिटिकल एक्यूमेन उन्होंने दिखाया है, खास करके आरा में जब वो कहते हैं लोगों को, इतनी बड़ी भीड़ को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हम 243 की 243 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। ये कॉन्फिडेंस भाजपा की तरफ से ही आया है? नहीं, भाजपा ये कॉन्फिडेंस नहीं देते, ये उनका अपना हम पर्सनल कहते हैं। पिछले चुनाव में तो नहीं, विदाउट भाजपा भी नहीं कहेंगे, विद भाजपा तो ऑलवेज ही है, वो लोग सब साथ में हैं और हम सभी साथ हैं। लेकिन यहाँ एक विषय जरूर कहना चाहती हूँ कि चिराग जी का इनका अपना वक्तव्य है। उन्होंने गठबंधन के लोगों से बात करके ये विषय जनता के सम्मुख नहीं रखा है, तो अभी उनका ये पर्सनल विचार है। जब उनका पर्सनल है तो उसमें हम हस्तक्षेप नहीं करें। तो आप लेकिन रख रहे हैं या नहीं रख रहे? नहीं, 243 सीट कह रहे हैं तो हो सकता है वो पूरे एनडीए कुनबा के लिए कह रहे हो। 200 डेफिनेटली पूरे एनडीए कुनबा के लिए ही होगा, क्योंकि चिराग जी को भी पता है, जब पिछली बार भी वो विधानसभा में आए थे तो वो भी कहीं अपने आप को सफल नहीं पाए थे। तो ये जो परिस्थितियां हैं आज के दिन में, चिराग जी अगर उनको लगता है कि हम 243 पर हम चुनाव लड़के हम अपने आप को साबित कर पाए, ये बहुत कठिन है, क्योंकि यहाँ के लोग एनडीए को स्वीकार करते हैं। एनडीए में जो विकास की गति बढ़ी है और जो डबल इंजन की सरकार जैसे बोलते हैं, तो केंद्र से जो बिहार सरकार को जितनी उम्मीदें थी उससे कहीं बेहतर, जब भी मोदी जी आते हैं उससे बहुत बेहतर। लोगों का जो झुकाव है वो एनडीए के प्रति है। हम पार्टियों को आइसोलेशन में नहीं कर सकते, बिल्कुल कभी नहीं करेंगे। यहाँ भाजपा भी अपवाद नहीं होगी, क्योंकि भाजपा कभी भी वो हिम्मत नहीं जुटा पाई कि अकेले चुनाव मैदान में उतरे। देखिए, जब तक हमें 15 का वाकया बार बार स्मरण में आता होगा आपको, और तभी नीतीश मजबूरी है आपकी? नहीं, मजबूरी नहीं है। हमने क्या कहा, जब हम गठबंधन धर्म को निभाते हैं तो कोई भी चीज हमारी मजबूरी नहीं होती है, वो हमारे लिए एक विकास का एक मार्ग होता है। अगर हम बिहार के विकास को, अगर आज आप सोच लीजिए कि अगर वो मार्ग अवरुद्ध ही रहता, जिस मार्ग पर कुछ पलों के लिए लोग जब चले थे,
तो वो मार्ग अवरुद्ध हो गया था। अगर वो मार्ग आज भी अवरुद्ध रहता, मैं इसको कोड में बता रही हूँ, आप इसको बेहतर समझ सकते हैं, तो मार्ग अवरुद्ध रहता तो आज बिहार की स्थितियां क्या होती, जो नौकरी का अंबार लगा हुआ उनकी स्थितियां क्या होती, जो आज एक जन सैलाब की तरह लोगों को बिहार में एनडीए पर जो विश्वास जगा हुआ है और वो कृत संकल्पित है, वो कहाँ से आता। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, विकास की धारा बह रही है, हर आदमी उस गंगोत्री में डूब रहा है और डूबने का प्रयास कर रहा है, उसमें से हर व्यक्ति चाह रहा है कि एक लोटा हम भी लें। तो जब एक धारा बहती है ना, तो हर आदमी, बिहार का एक एक व्यक्ति उससे अछूता नहीं रहता है। केंद्र की जितनी भी योजनाएं, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में पड़ता है क्या सुषमा जी? अगर पड़ता फर्क तो 1990 से लेकर के 2005 तक सिर्फ वो हिस्ट्रियोनिक्स से चुनाव नहीं जीते जा सकते थे। सड़क बनवा करके क्या करेंगे, पुलिस आ जाएगी, गांजा उगाते हो फंस जाओगे, अच्छा आपकी सरकार आएगी तो हेमा मालिनी जैसा गाल कर देंगे। यानी कि जो रिटोरिक है, ये रिटोरिक ज्यादा कनेक्ट एस्टैब्लिश करता है। नहीं, देखिए ये व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है कि हम किस तरह के वक्तव्यों का प्रयोग करके हम अपने आप को लाइमलाइट में लाते हैं। आज मैं आपके ही पॉडकास्ट पे बैठी हूँ, 2-4 अपशब्द अगर यहाँ अच्छे से बोल देती हूँ, मैं आज पूरे दिन टारगेट रहूंगी और पूरे दिन सारी मीडिया का बाइट, मैं दिन भर, तो ये अपने आप के लिए तलवार से केक भी काट दिया जाता है। नहीं, मैं उस पर भी आऊंगी। तो ये जो आप जो परिस्थितियां देख रही हैं, आदमी को ओछी राजनीति और कम समय में पॉपुलैरिटी के लिए, जब उनको कोई नहीं जानता है, तो कम समय की पॉपुलैरिटी के लिए इस तरह की ओछी हरकतों का सहारा नहीं लेना चाहिए राजनीति। ये तस्वीर में जो मैंने देखा और जो विजुअल्स आए, पैर पे पैर चढ़ा करके अपने चिर परिचित अंदाज, बहुत दुख लग रहा था मेरे को, बहुत दुख लग रहा था। बड़ा बेटा वीडियो कॉल करके बता रहा है कि मैं पूजा कहीं कर रहा हूँ और अब केक काटूंगा। हाँ। तो तलवार से केक काटा जा रहा है। सबसे दिलचस्प बात है कि जीतन राम मांझी जी का ट्वीट आया कि तलवार से यहाँ केक काटा जा रहा है, अब अगर सरकार बन जाएगी तो 47 से केक को उड़ाया जाएगा, इस तरीके की बात। लेकिन जो उनका कोर वोट बैंक है, उसके साथ तो आपको नहीं लगता है कि ये तमाम जो पॉलिटिकल हिस्ट्रियोनिक्स है, ये कहीं ना कहीं जेल करता है, मतलब उनको भी अच्छा लगता है? देखिए एक्चुअली क्या है ना, सीमेंट करता है उनके वोट को। अब याद होगा पिछले चुनाव में वो तेजस्वी यादव का चिर परिचित इस तरीके से हेलीकॉप्टर से उतरने के साथ गमछी को लहराना और उसके बाद जो युवाओं की भीड़ होती थी, जितने वो सबका। देखिए आज के दिन में ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। लालू यादव जी अपने समय के एक तटस्थ नेता रहे हैं, मजबूत रहता है। इससे कहा जाता है ना, को इस तरीके के धुरंधर कहे जाते हैं कि अगर पटकनी उनको कभी अगर मतलब पड़ भी गई, धूलित हैं, लेकिन कब उठ करके अपने प्रतिद्वंदी को पटक देंगे कहना मुश्किल है। नहीं, अब वो नीतीश ने उनको संजीवनी दी, कभी इन्होंने नीतीश को संजीवनी दी। परिस्थितियां इस तरीके की परिस्थितियां लाख बनती आई है, लेकिन जिसने भी बिहार के बारे में सोचा उसने इन चीजों से गुरेज किया। मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, जैसा आपने कहा कि तलवार से काटा, वहीं पर एक वीडियो और भी वायरल हुआ कि वो पैर पर पैर चढ़ा के बैठे और कार्यकर्ता उनको गुलदस्ता ला करके दे रहे थे और वो गुलदस्ता को छूना भी, एक बार उस व्यक्ति विशेष की तरफ देखना भी गुरेज कर रहे थे। मतलब मैं इतना खराब महसूस कर रही थी, मैं देख रही थी सिर्फ। तो ये सारी चीजें बहुत अहम, जो कहते हैं ना कि जब नाश मनुष्य पे छाता है स्वयं विवेक मर जाता है, ठीक है ना। तो ये सब इतना जो अहम है, पैसे का घमंड, पावर का घमंड, आज भी मैं हूं, जिंदगी में मैंने किसी को आज तक छोड़ा नहीं। लालू के बाद क्या होता दिख रहा है आपको? परिवार तो मुझे लग रहा है जैसे तेज प्रताप निकल गए, बीच में ऐसी भी खबरें निकल करके सामने आई कि बड़ी बहन थोड़ा नाराज हो गई हैं और देर रात वो भी निकल गई, कूच कर गई। कल मैं इसी पर एक चीज और भी कहना चाहती हूँ, कुछ लोगों ने कल इस पर भी टिप्पणी की कि ये गुलदस्ता की जगह अगर महंगा गिफ्ट होता तो शायद लालू जी देख लेते और ले लेते। ये भी कल टिप्पणी थी। बातें बहुत हो रही हैं राजद की तरफ से, रोजगार तो दिया भी था इन लोगों ने कहा। हाँ बिल्कुल, आप उसको दूसरे लहजे में कह सकते हैं कि रोजगार सबसे बड़ी चीज है। रोजगार इनके, आपको लगता है कि इनमें देने की क्षमता है? इतना कर्चियस है वो, इतना बड़ा कलेजा है उन लोगों का। जो भी कुछ आता है सब तो खुद ही बांट लेते हैं। जो भी कुछ आता है आज तक इन्होंने, मैं एक ही चीज कहती हूँ कि
अपने आप को यादव का नेता मानते हैं। लालू जी ने आज पूरे बिहार में कितने यादवों का नेता तो हैं, देखिए नेता लोग मानता है उनको, मैं बता रहा हूँ, लेकिन कितने यादवों का उन्होंने कोशिशें कर ली कि किसी तरीके से इनके समकक्ष हम कोई दूसरा यादव का नेता खड़ा करते हैं। याद होगा 2014 में अमित शाह जी रामकृपाल यादव को हेलीकॉप्टर में साथ में घुमा रहे थे, शायद इस उम्मीद से कि भाई लालू के खेमे से आए हैं और इनको अगर साथ घुमा लिया जाए, तरीके से इनको डेवलप किया जाए तो कद्दावर नेता बन सकते हैं। आज रामकृपाल जी कहाँ हैं बहुत कम लोगों को पता है। यही चीज आपने फॉर्मूला अपनाया नित्यानंद राय जी के साथ। नित्यानंद राय भी कहीं ना कहीं नेपथ्य में चले गए। अब आप कुशवाहा पॉलिटिक्स में एंटर करते हैं, आप चाह रहे हैं कि नीतीश के समकक्ष, तो आप सम्राट चौधरी पर थोड़ा ध्यान दे रहे हैं। अगर एक पे आप फिक्स्ड रहते हैं तो आपको नहीं लगता है कि अभी तक भाजपा शायद कोई एक ऐसा नेतृत्व प्रदान कर पाती स्टेट में जो नीतीश के स्टेचर को, उनके कैलिबर को, उनके करिश्मा को एक तरीके से मैच कर पाता? मैं यहाँ एक बार थोड़ा इससे डिफर करती हूँ। मेरी सोच दूसरे दल में, भाजपा के अलावा इतर दूसरे दलों में आपने महसूस किया होगा, एक ही व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष आजीवन है, एक ही व्यक्ति विशेष का दल है। तय उनका परिवार करेगा, पद उनके परिवार पाएंगे, पद के बाद भी जो पद बचेगा उनके बाद वाले परिवार पाएंगे। और अगर कुछ और इतर है तो एक दो लोग जातीय समीकरण, या वो लोग, आज पॉडकास्ट पे नहीं कहना चाहती, सवाल भी किया गया था ना, बहुत सारी बातें अमित शाह जी से बहुत सारी बातें कि आपको अध्यक्ष चुनने में भी देरी क्यों हो रही है, तो उनका जवाब ये सर्वविदित है पटल पे कि भाई हम तो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस चुन के आते हैं, आपके यहाँ तो दिस इज फैक्ट। हाँ, हम लोग को जब तक अध्यक्ष का नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक किसी को नहीं पता रहता है कि प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा। सब लोग मुगालते में फलना बनेंगे, फलना, 4-5 नाम कूदता रहता है हवाओं में, लेकिन कौन बनेगा ये तय नहीं हो पाता। दूसरे दलों में यही फिक्स है, मतलब जोड़ टूटेगा नहीं। वो है तो उसके बाद यही है, इनके बाद फिर यही है, तो उनके बाद उनकी संतान होगी, उनकी नहीं, तो उनका पोता होगा, पोता नहीं होगा तो उनका नाती होगा, नाती नहीं होगा तो बेटी होगी, बेटी होगा नहीं तो दामाद होगा। बस यही है, यही पर है। क्योंकि ये पॉडकास्ट है तो हम एक आध और राजनीतिक सवाल आपसे लेंगे और उसके बाद हम चाहते हैं हम आपके जिंदगी से जुड़े हुए कुछ पर्सनल सवाल भी हम लेना चाहेंगे। सुषमा जी, अभी हम देख रहे हैं कि बिहार की राजनीति में पीके बहुत चर्चा में है और जो बयान पीके के आ रहे हैं लगातार ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आत्मविश्वास से पूरी तरह से लबरेज है। और उपचुनाव में भले ही कोई जीत दर्ज ना की हो प्रशांत किशोर या उनकी पार्टी ने, लेकिन इतना तो तय है कि डैमेज बहुत जबरदस्त उन्होंने किया। तो प्रशांत किशोर की पार्टी को आप सिर्फ वोट कटवा के भूमिका में देख रही हैं? अगर वोट कटवा की भूमिका में देख रही हैं तो किसका ज्यादा वोट प्रशांत किशोर काट सकते हैं? या जैसा दावा प्रशांत किशोर कर रहे हैं कि भाई 2025 में तो फॉर्मिडेबल फोर्स के रूप में उभरेंगे और हो सकता है कि किंग मेकर की भूमिका में हो, आप क्या भविष्य देख रही हैं प्रशांत किशोर का और जनसुराज का? देखिए, ये बिहार का चुनाव है, मैं दूसरे राज्यों से इसको बिल्कुल इतर मानती हूँ। यहाँ पर तो एक तो कास्ट फेवर करता है, विकास के साथ कास्ट भी बहुत मायने हो जाता है। रही बात प्रशांत किशोर जी की, प्रशांत किशोर जी के बारे में यहाँ पर लोगों की एक धारणा के बाद यहाँ पर मैं आऊंगी। लोगों की धारणा रहती है कौन जीत रहा है, किसके तरफ एक मास का झुकाव है। ये जब एक लास्ट मोमेंट पे इलेक्शन में कभी कभी कहीं आप देखते होंगे कि लोग डिसाइड नहीं कर पाते हैं क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन जहां लगता है कि नहीं ये फला जीत रहा है लोग मोटिवेट हो जाते हैं और उसके तरफ उत्तर प्रदेश के चुनाव में देखा था, मैं पूरे राज्य ट्रैवल कर रहा था, अंडर करंट तो एक था लेकिन ऑल ऑफ अ सडन जो वोटर्स का रुझान होता है वो हमने देखा है। और वो मुझे लगता है कि जो लास्ट के चंद घंटे होते हैं वो डिसाइडिंग 2 दिन पहले, एक रात पहला तो बहुत भारी हो जाता है। 2 दिन पहले लोग अपने मन को, उसके पहले आप कुछ भी लीजिएगा तो देखेंगे लेकिन अंत तक 2 दिन पहले उनके फैसले तैयार होते हैं। और रही बात प्रशांत किशोर जी की, तो प्रशांत किशोर जी कितनी भी बात कर लें इस चुनाव में उनका कुछ नहीं होने वाला। नहीं, लेकिन बाकी लोग तो कह रहे हैं आपके विपक्षी की भाई भाजपा की बी टीम है प्रशांत किशोर, फायदा तो आप ही को पहुंचा रहे हैं। नहीं, मैं ये सारे इन विषयों पर इस बार में तो फायदा आप ही को पहुंचा है, इतना तो
मैं इस पर भी नहीं कहूंगी, उन्होंने ये सोच करके कभी नहीं इलेक्शन वो लड़ते हैं और ना ही लड़वाएंगे कि किसी को हमको फायदा पहचाना। उनका कितना फायदा हो, प्रशांत किशोर जी के बारे में आप बेहतर जानते हैं, उनका कितना फायदा हो इस चीज पर उनका विशेष फोकस रहता है, और वो कभी भी किसी को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं कर सकते। उनकी पार्टी को और उनके नाम को कितना फायदा पहुंचता है वो उनकी स्ट्रैटेजी बस वही होती है। बड़े भाई की भूमिका में इस बार रहेंगे या छोटे भाई की भूमिका मानने होगी भाजपा को? देखिए, बिहार का हर व्यक्ति की मांग कर रहा है, 120 मैंने सुना है जदयू की तरफ से। ये तय मुझे ना करने दें, ये तय, क्योंकि मैं आज जिस भूमिका में हूँ आज के दिन में, मेरे पास जो दायित्व है, पार्टी का जो दायित्व है, वो मुझे इतने बड़े प्रश्न का उत्तर देने के लिए अभी तैयार नहीं मान रहा। इंटरनल चीजें आप यहाँ पर नहीं, हाँ, ये चीजें पार्टी की, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं थोड़ा सा आपकी पर्सनल लाइफ, हाँ जी बिल्कुल। जितनी मुझे जानकारी है, मैंने आपको सड़कों पर महिलाओं के लिए आवाज उठाते देखा है, तपती धूप हो बारिश हो, लगातार देखा है। खुद अपने लिए कभी आवाज नहीं उठा पाई आपने, क्योंकि आपने जो जिंदगी में झेला है, 1998 से राजनीति में है आप, ठीक, विद्यार्थी परिषद, लेकिन अकेले ही बिटिया को पाल पोस के बड़ा किया, वो स्ट्रगल थोड़ा सा कुछ दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे? सबसे पहले तो यही कहूंगी कि ईश्वर ने जो मुझे जितना संघर्ष करवाया है, ईश्वर किसी दुश्मन को भी ना करवाए, क्योंकि जो परिस्थितियां, जो दिन मैंने गुजारे हैं, जो देखे, अकेली एक लड़की का, वो भी पर्सनैलिटी से ठीक ठाक है, उसके लिए एक समाज में अपने आप को स्थापित करना, वो भी परित्यक्ता के नाम पर, कितना टफ होता है। और उसकी गोद में जब 2 महीने की 1 महीने की बेटी हो, समाज में मैं अल्पायु में पहले शादी हुआ करती थी, अल्पायु में शादी होना, समझदारी उस समय नहीं रहती है, लोगों का सिर्फ इसलिए नहीं स्वीकार करना कि मैं खूबसूरत नहीं थी, गोरी नहीं थी, और उसके लिए बहुत फिजिकल और मेंटल टॉर्चर, तो दैट वाज अनलिमिटेड। अंत तब जब हुआ जब लोगों ने जलाने के लिए केरोसिन तेल तक मेरे पूरे बॉडी पर डाल दिया था, लेकिन पड़ोसियों ने आकर के बचाया था। वो दिन मैं आज भी याद करती हूँ तो सिहर जाती हूँ। मेरे शरीर के किसी अंग पर ऐसा नहीं है जिस पर आज भी मार के और चोट के निशान मेरे बॉडी पर नहीं है, लेकिन वो सारे चोट आज मुझे बहुत संबल देते हैं। वो ये कहते हैं हर एक चोट मुझे वापस खड़ा होने की ताकत देता है। मेरे गोद में जब बेटी थी तो लोगों ने ये कह के, मेरे परिवार ने, जो मेरे हस्बैंड रहे, उन्होंने ये कह करके इसको कह दिया कि मेरे अंदर इतनी मर्दानगी है कि मुझसे बेटा पैदा होता, बेटी तुम कहीं और से लाई हो। जबकि मैं क्या कहूँ कि हम शक्ली है मेरी बेटी, लेकिन मेरी बेटी ने आज तक मेरे पिता को नहीं देखा, क्योंकि उन लोगों ने कभी उसको स्वीकार नहीं, उन लोगों ने स्वीकार ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ डाउरी के लिए मेरे से शादी किया था, और डाउरी में खानदान की सबसे बड़ी बेटी थी। मेरा जन्म नवरात्रि के सप्तमी के दिन हुआ है। मेरे घर में 4 बच्चे हुए और वो डेथ कर गए, और मैं नवरात्रि के सप्तमी के दिन, जिस समय मेरे पिताजी माता की प्रतिमा का वो नैन खोलते हैं ना, आंख खोलते हैं ना, प्राण प्रतिष्ठा, उस समय मैं जब एंड टाइम पर पैदा हुई, तो सब लोग पूजा खत्म होने के बाद सब लोग हॉस्पिटल गए, मेरे फादर उस समय थे नहीं, तो वहीं पर गए सब लोग प्रसाद लेकर के। तो मैं थोड़ी सांवली पैदा हुई थी, तो लोगों ने कहा कि आज तो दुर्गा आती है तो काली आई, लेकिन लोगों ने महसूस नहीं किया। वो रात्रि काल रात्रि का दिन था। मेरी माँ बहुत गोरी, मेरे फादर बहुत गोरे हैं, लेकिन मेरे नान नच सब मेरे माता पिता की तरह, लेकिन मेरा रंग काल रात्रि की तरह चला गया, मेरा रंग सांवला हो गया। और लोग कहते भी कि कैसे ही काला पैदा हो गया, मुझे भी नहीं समझ आया। तो काल रात्रि का अक्षर था। एक चीज तो मैं महसूस कर पा रहा हूँ, जो जिस वक्त आप जन्मी, कहीं ना कहीं दुर्गा का वो रूप तो आप में झलक रहा है। नहीं तो इतना स्ट्रगल में अमूमन कोई नहीं टिक पाता है भैया, नहीं टिक पाता है, टिक नहीं पाता। बिटिया अच्छा कर रही हैं, आपने अकेले परवरिश उनकी की, थोड़ा सा नहीं, मेरे माता पिता, मेरे परिवार का सहयोग रहा है। मैं ये नहीं कहूंगी कि मेरा है, मैं कभी भी किसी का इतना भी किया मैं उसको जाया नहीं जाने देती। मेरे हाँ, माँ बाप तो नहीं, बहुत परिस्थितियां ऐसी होती जिसमें माँ बाप का अगर सहारा मिल जाए तो बच्चियां स्टैब्लिश करने का प्रयास करती हैं, अगर हिम्मत चाहे तो। लेकिन अगर परिवार भी, अगर नैहर भी उसकी को उपेक्षित करता है या उसकी अवहेलना करता है, तो उसके लिए मरने के सिवा कुछ चारा नहीं। हमने भी कई बार सुसाइड करने की कोशिश की थी, लेकिन बेटी होने के बाद मैंने इस चीज को, क्योंकि इतना मैं एज अ औरत, मैं इतना मैं
टॉर्चर सही थी ना, लेकिन जब ये शब्द मेरे कानों में पड़े कि बेटा होगा तब इसको ले जाएंगे, बेटी में हम इसको नहीं ले जाएंगे, क्योंकि मेरे घर में बेटियों का कोई ये नहीं है, तब मुझे लगा कि एक औरत तो इतना तिलांजलि सह रही है, पर एक माँ अब कैसे सहेगी? वो बच्ची जो एकदम दूध मुही है, उसको ये भी समझना है जब बड़ी होगी, थोड़ी सी बड़ी, और उसको बार बार ये टॉर्चर किया जाएगा तुम बेटी हो बेटी हो बेटी हो, तो वो लड़की कहीं ना कहीं टूट जाएगी। और उन लोगों का बिहेवियर इतना, मतलब कैरेक्टर इतना ये था, बहुत बहुत सारे केसेस हैं। तो अंतोगत्वा मेरा डिसीजन यही हुआ और मेरे फादर का डिसीजन हुआ कि पापा ने मेरी बेटी को गोद ले लिया। आज पिता को यही लगता था कि वो बच्ची जब जब अपने पिता का नाम लिखेगी तब तक वो एक दंश को झेलेगी, क्योंकि इस व्यक्ति को देखा नहीं लेकिन उसका नाम जीवन भर उससे का पीछा नहीं छोड़ रहा है। तो मेरे माता पिता ने उसको अपना नाम दे दिया और मैं उसकी एक बड़ी बहन की तरह आज हूँ, और आज भी वो मुझे दीदी बोलती है। राजनीति में 1998 से मैं देख रहा हूँ कि आप स्ट्रगल कर रही हैं और मुद्दे तो आप उठाती रही हैं और प्रखर प्रवक्ता भी आप रही हैं। किसी एक महिला के लिए जिसका कोई गॉडफादर ना हो राजनीति में, उसके लिए राजनीति में प्रगति या कहते हैं ना कुछ प्लम पोस्टिंग्स पाना, वो कितना मुश्किल होता है? शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता इसको, इतना टफ है, एक अग्नि परीक्षा से कम नहीं होता है। सबसे पहले तो समाज में कुछ लोग आपको इतनी हे दृष्टि से देखते हैं क्योंकि आपके मांग में सिंदूर नहीं और आपके पीछे एक नाम नहीं है, पुरुष का नाम नहीं है। आज समाज उसी को स्वीकार करता है। आप सिंदूर लगा के कितना भी गंदा काम करिए ना, क्षम्य है, लेकिन अगर आप सिंदूर आपको सोसाइटी ने ले लिया है और अगर आप किसी से भी आप बात करते हैं तो वो आप टारगेटेड हो जाते हैं। ये एक दोहरी मानसिकता का ही परिचय है और कुछ नहीं। महिलाओं के लिए जो परिस्थितियां बनती है वो जो है ना, देखने का दोयम दर्जा होता है। आप अपनी बेटी के लिए कुछ और देखेंगे, दूसरी महिलाओं के लिए कुछ और दृष्टि रखते हैं। आपकी बेटी वही वही कपड़ा पहनेगी तो आपको खराब नहीं लगे, लेकिन दूसरे की बहू बेटियां अगर ऐसा करती है तो ये समाज का ही नजरिया था। अब बहुत परिवर्तन आया है, समाज इस चीज को स्वीकारने भी लगा है। लोगों की मानसिकताओं में परिवर्तन के वजह से समाज में मतलब स्वीकार करने की जो क्षमता है वो बहुत बड़ी है। मैं जब जिस समय राजनीति में आई थी, लोग मेरे पीछे एक ही स्लोगन लगाते थे, जो लड़की अपना घर ना संभाल सकी वो वार्ड क्या संभालेगी। मेरे पीछे सिर्फ यही एक नारा चलता था। तो मैंने कहा कि जो लड़की अपने परिवार को नहीं संभाल सकी वो पूरे वार्ड को संभालेगी और उसी तरीके से संभालेगी जैसे उसका वो परिवार हो। तो अभी जो आपकी पॉलिटिकल जर्नी है, आपको लग रहा है कि शायद इसमें कुछ और ग्रोथ हो सकता था? कहीं ना कहीं आप उपेक्षा की शिकार हुई हैं महिला होने के नाते? महिला होने के नाते भी है और साथ साथ महिला होने के नाते तो मैं आज थोड़ा नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि पार्टी ने मुझे दिया था, महिला मोर्चा भी मैं बनी की अध्यक्ष बनी, और मेरे रीजन में ही आपने देखा होगा कि महासम्मेलन हुआ था। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास है। आज तक बिहार के इतिहास में मैं कहूंगी कि ये गौरव प्राप्त करने का ईश्वर ने मुझे ये क्षमता दिया था और सभी के सहयोग से। लेकिन जो परिस्थितियां आज जो बनी हुई है, आपके पीछे एक बड़ा नाम बहुत आवश्यक है और इस चीज का पॉलिटिकल बैकिंग और एक बड़ा नाम अगर होता तो शायद आज मुझे आप संसद में चीखते हुए नजर आते, मैं नजर आती और अपनी आवाज को मुखर रूप से रखती हुई नजर आती और शायद केंद्रीय मंत्री भी रहती। इसमें कोई गुरेज नहीं। आपने बहुत बड़ी बात कह दी सुषमा जी, लेकिन चलिए आप हमारे स्टूडियो में आई और इस चर्चा का हिस्सा बनी। आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया। तो सुषमा जी की कहानी आपने सुनी, इनका जो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव है आपने सुना। मित्रों, ऐसी ही चर्चा हम लगातार आपके समक्ष पेश करते रहेंगे। द पॉलिटिकल पंडित आपने अभी तक अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः नमस्कार।